नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को। पिछले लेक्चर में मैंने एक चैप्टर कवर किया था जिसका नाम था पार्ट प्रोग्रामिंग। वो एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो गया था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे सिस्टम डिवाइस या फिर बोल सकते हैं निकाय उपकरण चैप्टर को, जो कि 30 क्वेश्चन के साथ में एक वीडियो में ही लगभग पूरा फिनिश हो जाएगा और यही क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है नियंत्रण निकाय होते हैं। नियंत्रण निकाय का मतलब क्या है? कंट्रोल सिस्टम के जो नियंत्रण निकाय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, किसी भी मशीन को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो किन किन विधियों से या फिर किन मेथड से हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब पूर्ण नियंत्रण होना। जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं वो अपने मनमाने चाहे मन के अनुसार कर सकें, उसे हम लोग नियंत्रण कहते हैं। तो जो हमारा नियंत्रण निकाय होता है वो दो तरीके का होता है, एक खुला नियंत्रण निकाय होता है, एक बंद नियंत्रण निकाय होता है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुला नियंत्रण निकाय के लाभ होते हैं। जो हमारा ओपन सिस्टम होता है उसके लाभ कौन कौन से हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं अगर हम लोग खुला नियंत्रण को यूज करते हैं किसी मशीन के नियंत्रण में, तो हमें क्या क्या लाभ होंगे। तो जो खुला नियंत्रण के हम लोग सबसे पहले लाभ देख लेते हैं। खुला नियंत्रण होता है जो उसकी संरचना सरल होती है, इसका जो अनुरक्षण मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी सरल होती है, आसानी से इसका हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं। जो इसका अगला लाभ होता है वो होता है सस्ता नियंत्रण निकाय होता है। ये बहुत ज़्यादा कम पैसे से हम तैयार कर सकते हैं इसको, और ये स्थिर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। अनुरक्षण आसान, ये भी सही है। सरल संरचना, ये भी सही है। सस्ता नियंत्रण, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका डी नंबर सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। खुला नियंत्रण निकाय की हानियां होती हैं। अभी हम लोगों ने लाभ देखे, अब इसके हम लोग हानियां देख लेते हैं। कोई भी चीज़ है अगर जिसके हम लोग लाभ को खोज सकते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हानियां भी होती हैं। तो हानियां क्या है इसकी? आउटपुट कम होता है। इससे जो आउटपुट हम लोग प्राप्त करते हैं वो कम मात्रा में हमें प्राप्त होता है। जिस मशीन में ये सिस्टम लगा होता है उस मशीन का आउटपुट कम होता है। और क्या है? परिवर्तन स्वतः नहीं होता है। किसी भी चीज़ का चेंजमेंट जो है, टूल सिस्टम है, वो अपने मन से स्वतः या फिर ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता है। तो इसका भी सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जिसकी सहायता से नॉन विद्युत राशियों को विद्युत राशियों में परिवर्तित किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं। नॉन विद्युत राशियां और विद्युत राशियां हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। जो हमारी नॉन विद्युत राशियां होती हैं उन्हें हम लोग धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, चुंबकीय फ्लक्स ये कहते हैं। और जो हमारी विद्युत राशियां होती हैं वो क्या होती हैं? नहीं सॉरी, जो हमारी नॉन विद्युत राशियां होती हैं वो बल, वेग, त्वरण होता है। और जो विद्युत राशियां होती हैं वो चुंबकीय फ्लक्स, वोल्टेज, धारा वृद्धि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो हमारी नॉन विद्युत राशियां हैं जैसे बल, वेग, इनको अगर हमें विद्युत राशियों में परिवर्तित करना है जैसे धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध में, तो हम लोग यहाँ इसका ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? नॉन विद्युत राशियों को विद्युत राशियों में आसानी से परिवर्तित कर देता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और आप लोग यहाँ पर नॉन विद्युत राशियाँ जैसे बल, वेग, त्वरण लिख सकते हैं, और विद्युत राशियों में चुंबकीय फ्लक्स, धारा, चुंबकीय प्रतिरोध या वोल्टेज प्रतिरोध ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसड्यूसर को और किन नामों से जाना जाता है। जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है उसके और कौन कौन से नाम होते हैं। तो हमारा जो ट्रांसड्यूसर होता है उसके नाम, अन्य नाम है पिकअप, प्राइम सेंसर या फिर सिग्नल जनरेटर भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। पिकअप भी दिया गया है, प्राइम सेंसर भी दिया गया है और सिग्नल जनरेटर भी दिया गया है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन आल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में प्रतिरोधी टाइप ट्रांसड्यूसर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसड्यूसर हमारे होते हैं वो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर और द्वितीयक ट्रांसड्यूसर होते हैं। ये एक साधारण तरीके से इनका क्या है वर्गीकरण है। अगर हम इन्हें और डीप वर्गीकृत करें या फिर इनके सारे गुण के अनुसार, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक गुण, इन सारे गुणों के आधार पर करें तो इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्रतिरोधी टाइप ट्रांसड्यूसर, दूसरा होता है परिकृत्य टाइप ट्रांसड्यूसर और तीसरा होता है धारिता टाइप ट्रांसड्यूसर, धारा के अनुसार, कैपेसिटिंग के अनुसार जो बनाए जाते हैं। चौथा होता है वोल्टेज विभाजक टाइप ट्रांसड्यूसर और जो पांचवा है वो होता है वोल्टेज उत्पादक टाइप ट्रांसड्यूसर। आप लोग ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो प्रतिरोधी टाइप ट्रांसड्यूसर होता है वो फिर से 5 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे स्ट्रेन दाब गेज, दूसरा है थर्मिट एवं प्रतिरोधी थर्मोमीटर, तीसरा होता है फोटोचालक सेल, संपर्क मोटाई गेज और रासायनिक चालक मीटर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, फोटोचालक सेल भी दिया गया है, संपर्क मोटाई गेज भी दिया गया है और रासायनिक चालक भी दिया गया है। तो इसका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट क्या डी हो जाएगा सभी। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है गति सेंसर के प्रकार होते हैं। सेंसर क्या होता है, जो किसी चीज को सेंस करता है, कोई भी प्रोग्राम है उसे सेंस करता है और उसे परिवर्तित करता है। जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है आउटपुट के रूप में स्पिंडल की गति कराने के लिए, उन सारी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें क्या करता है, ये फील करता है या फिर सेंस करता है और उसे आगे प्रोग्राम में परिवर्तित कर देता है। तो हमारे जो सेंसर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक है निष्क्रिय अवरक्त सेंसर और दूसरा होता है क्षेत्रफल परावर्तक सेंसर, जिसे हम लोग निष्क्रिय वाले को बोलेंगे पैसिव इंटरफेरेंस सेंसर और दूसरा बोलेंगे एरिया रिफ्लेक्टिव टाइप सेंसर। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं ए और बी, तो ए बी बोथ करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। आप लोग ये समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रवर्धन निकाय होते हैं। प्रवर्धन निकाय का मतलब जो हमारे एक्चुएटर बनाए जाते हैं या फिर एक्चुएटर भी उसे हम लोग बोल सकते हैं, तो इन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धन निकाय। प्रवर्धन निकाय का मतलब होता है जो किसी भी राशि को परिवर्तित करते हैं या फिर सेंसर के आधार पर ये सभी चीज़ों का एक प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं। तो प्रवर्धन निकाय जो हमारे होते हैं वो यांत्रिक प्रवर्धन निकाय, विद्युत प्रवर्धन निकाय और वायु प्रवर्धन निकाय होते हैं। जो यांत्रिक मैकेनिकल टाइप के होते हैं उन्हें हम लोग यांत्रिक प्रवर्धन निकाय कहते हैं। विद्युत जो इलेक्ट्रिकल होते हैं, इलेक्ट्रिक से हम लोग का कार्य को आसान बनाते हैं या उसके माध्यम से चलते हैं, उन्हें हम लोग विद्युत प्रवर्तक निकाय कहते हैं। और वायु मतलब न्यूमेटिक वाले जो वायु से चलते हैं उन्हें हम लोग वायु प्रवर्धन निकाय कहते हैं। तो इसका भी आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु प्रवर्धन निकाय के अवयव निम्न में हैं। हमारा जो वायु प्रवर्धन निकाय होता है उसके कौन कौन से अवयव हैं। तो वायु प्रवर्धन निकाय के 4 अवयव होते हैं। एक होता है संपीडक, दूसरा होता है वायु उपचार यूनिट, तीसरा होता है भंडारण और जो चौथा है वो होता है नियंत्रण बाल एवं प्रवर्धन। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, संपीडक, वायु उपचार यूनिट और भंडारण। संपीडक क्या होता है, जो किसी भी चीज को संपीडित करता है या फिर उसका आयतन को कम करता है, उसे हम लोग संपीडक कहते हैं। वायु उपचार यूनिट क्या होती है, जो वायु को सही करे या फिर जो हमारी वायुमंडल से वायु आ रही है उसकी शुद्धि को बनाए रखे, अशुद्धियों को दूर करे। और भंडारण का मतलब क्या है, स्टोर करने की क्षमता हो। तो तीनों ये भाग वायु प्रवर्धन निकाय के होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल याद करने वाला है, ये याद कर लीजिएगा सीधे। बोल रहा है वायु प्रवर्धन निकाय में संपीडक की संपीडन क्षमता होती है। तो हमारा जो संपीडक लगाया जाता है किसी भी चीज को संपीडित करने के लिए, ये कितने मेगा पास्कल या पास्कल तक किसी भी चीज को संपीडित कर सकता है, उस पर दाब डाल सकता है। तो इसका जो आंसर है वो 500 मेगा पास्कल से 1.0 मेगा पास्कल होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन ये दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा 500 किलो पास्कल से 1.0 मेगा पास्कल।
सॉरी ये ए नंबर पर दिया गया है, तो ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ही अंतर है, देख लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर 500 के साथ में मेगा लगा दिया है और होता जबकि क्या है 1.0 के साथ में मेगा पास्कल होता है, यूनिट बस चेंज कर दी है और वैल्यू वही दे दी है। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन जो है 500 किलो पास्कल, पहले किलो आता है इसके बाद में मेगा आता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पहले क्या है छोटी राशि है फिर बड़ी राशि है। तो 500 किलो पास्कल से 1.0 मेगा पास्कल तक का ये किसी भी चीज़ को संपीड़ित कर सकता है, जो हमारा संपीड़क वायु प्रदान निकाय में यूज होता है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, ये याद कर लीजिएगा सीधे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, खुला नियंत्रण निकाय का उदाहरण है। खुला नियंत्रण निकाय जो होते हैं हमारे ओपन कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं, अभी आपको बताया खुला और बंद दो तरीके के होते हैं। तो हमारे खुला नियंत्रण जो होते हैं वो एम्पलीफायर, लिंकेज, फिल्टर तीनों टाइप के होते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी। तो आप लोग इसे सीधे नोट कर लीजिए और सभी पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिटेक्टर को कहा जाता है, क्या चीज़, डिटेक्टर को कहा जाता है। जो हमारा डिटेक्टर होता है किसी चीज़ को महसूस करता है उसे हम लोग प्राथमिक ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या है, दो तरीके के होते थे, प्राथमिक और द्वितीयक। ट्रांसड्यूसर के और दो टाइप होते हैं अलग, 5 प्रकार का होता है, लेकिन जो मेन दो तरीके से बांटा गया है वो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर और द्वितीयक ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो जो हमारा डिटेक्टर होता है वो प्राथमिक टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी बिल्कुल याद करने वाला है, इसमें समझने की कोई आवश्यकता नहीं, इसे सीधे रट लीजिएगा। सेंसर का रेंज होता है कि किस चीज़ को, किसी भी चीज़ को कितनी दूरी तक या कितने अंश तक, यहाँ पर अंश से ली गई है, ये दूरी में भी हो सकता है और जैसे ये क्या है किलोग्राम मीटर में भी हो सकता है, गज में हो सकता है, यार्ड में हो सकता है, यहाँ पर डिग्री में लिया गया है। तो ये कितने डिग्री तक सेंस कर सकता है, इसकी रेंज क्या होती है। तो इसका आंसर जो होता है -30 अंश से लेकर 80 अंश तक ये सेंस कर सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एरर होता है। एरर का मतलब क्या है, एरर किसी भी चीज़ की हो मतलब गलती। गलती हम लोग कैसे निकालेंगे किसी चीज़ की, तो गलती निकालने के लिए क्या है, जो हम लोगों ने गलती की या फिर गलती करने का प्रयास किया और जो उसकी वास्तविक गलती थी, अगर इनको घटा दें तो वही हमारी गलती आ जाती है, एरर आ जाती है। अगर टेक्निकल टर्म में समझे तो क्या है, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू का मतलब जो राशि हमें दी गई है, हमने जो अपने हाथों से मापी है वो वैल्यू, और उसकी जो वास्तविक वैल्यू थी, जो स्पेसिफिक वैल्यू थी, वो इन दोनों को अगर घटा देते हैं, मेजर्ड वैल्यू में ट्रू वैल्यू को घटा दिया जाता है, तो हमारी एरर हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मेजर्ड वैल्यू दे देगा, ट्रू वैल्यू दे देगा, आपसे एरर पूछ सकता है, या फिर एरर दे देगा, मेजर्ड वैल्यू पूछ देगा, या मेजर्ड वैल्यू दे देगा और ट्रू वैल्यू पूछ सकता है। इन तीनों राशियों में कोई एक राशि गायब कर देगा और दो राशियां आपको दे देगा। तो आप लोग इस फार्मूले से आसानी से इसे लगा सकते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी क्या है, ये है तो प्रूवमेंट का क्वेश्चन, इसके ऊपर एक प्रूवमेंट बन सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में ये प्रूवमेंट नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात क्या, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे पेपर में, तो आप लोगों को प्रूवमेंट पढ़ने की अभी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका लगभग 2 पेज 3 पेज का प्रूवमेंट है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म में है, तो आपके सिलेबस में दिया भी नहीं गया है। तो आप लोग इसे सीधे याद करेंगे, dr/dt होता है। तो dr/dt जो होता है वो ओम इंटू सेल्सियस होता है, ओम इंटू सेल्सियस होता है, ओम इंटू सेल्सियस होता है। तो आप लोग इसे सीधे याद कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी क्या है, प्रूवमेंट का ही एक पार्ट है, ये भी आपको सीधे याद करना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है बाई चांस। क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस जो दिया गया है बीटी यूपी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें इस पर न्यूमेरिकल नहीं लिखा गया है, ओनली ऑन कॉन्सेप्ट और फार्मूला लिखा गया है। तो जी एफ बराबर होता है, जो हमारी जी कोड होती है उसके बराबर क्या होता है, तो जो जी कोड है वो डेल्टा आर बाई कैपिटल आर होता है। क्या होता है, सीधे याद करेंगे,
डेल्टा आर अपॉन कैपिटल आर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु फॉयल के लिए गेज गुणांक होता है। धातु फॉयल के लिए गेज गुणांक जो होता है वो होता है 2। तो आप लोग इसका आंसर डी लगा लीजिए। अब हम लोग समझ लेते हैं धातु फॉयल क्या होती है। धातु फॉयल क्या मतलब है? जैसे आप लोगों ने एल्युमिनियम की पन्नी देखी होगी, जो हम लोग किसी खाना रोटी वगैरह अगर रखते हैं तो उस पर लगा देते हैं। ये एल्युमिनियम की फॉयल शादी बारात में भी आप लोगों ने देखी होगी, अच्छे से जानते हैं और उसे देखा भी है, यूज़ भी किया होगा। तो वही जो धातु की फॉयल बनाई जाती है उसका जो गेज गुणांक होता है वो 2 होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता होती है। जो हमारा थर्मिस्टर यूज किया जाता है उसकी कितनी प्रतिरोधकता होती है? जो हमारी थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता होती है वो 100 ओम से लेकर 4.5, देखिए 4.500040 ओम पर सेंटीमीटर होती है। ओम पर सेंटीमीटर होती है। तो आप लोग इसे सीधे याद करेंगे। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्मोकपल पायरोमीटर बना होता है। जो हमारा थर्मोकपल पायरोमीटर बनाया जाता है वो किस धातु का बना होता है, ये पूछा गया इसमें। तो हमारा जो थर्मोकपल पायरोमीटर होता है वो प्लेटिनम, आयरन, क्रोमियम, इन 3 में से किसी भी धातु का हो सकता है। तो आप लोग इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। इस पर आप लोग टिक कर लीजिए, यही आपका आंसर सही है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अक्षीय पिस्टन मोटर की क्षमता होती है। जो हमारी एक्सियल मोटर होती है, हमारी मोटर जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक्सियल होती हैं और रोटरी वाली होती हैं। तो जो एक्सियल मोटर होती हैं उनकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? इसकी क्षमता होती है 10,000 आरपीएम। 10,000 आरपीएम तक ये अपनी शाफ्ट को रोटेट कर सकती है, या फिर बोल सकते हैं कि जो इस शक्ति का पारेषण करती है वो 10,000 आरपीएम तक पारेषित कर सकती है। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, कि 1 मिनट में ये कितने राउंड लगा रही है। कोई भी चीज़ है अगर उसके पीछे आरपीएम लग जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो 1 मिनट में कितना घूम सकती है। जो वैल्यू दी होगी, जैसे कि ये 10,000 है तो ये 10,000 1 मीटर में मतलब 1 मिनट में 10,000 चक्कर लगा सकती है, जो हमारी वाई मोटर होती है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, ये क्वेश्चन हो गया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया, वो पहले हम देख लेते हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया, हाँ ये क्वेश्चन छूट गया था, ये पहले देख लेते हैं। अच्छी पिस्टन मोटर की क्षमता होती है। क्षमता का मतलब क्या हो गया कि कितने किलोवाट तक कितनी शक्ति पारित कर सकती है। तो इसका आंसर जो है वो 2.5 किलोवाट होता है। तो ये भी आप लोग समझ गए, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोग ये भी समझ गए हैं, और ये क्वेश्चन तो हम लोग देख ही चुके थे। तो सीधे सीधे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पिस्टन मोटर के प्रकार होते हैं। तो हमारी जो पिस्टन मोटर होती है वो 2 प्रकार की होती है, अक्षीय और त्रिज्यीय। अभी आपको मैंने बताया था। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बी बोथ। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन आया है, लेकिन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अक्षीय मोटर कितनी शक्ति उत्पादित करती है? जो हमारी अक्षीय मोटर होती है वो कितनी शक्ति उत्पादित कर सकती है? तो वही क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा दे दिया गया है। 2.5 किलोवाट तक की ये शक्ति को उत्पादित कर सकती है। थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन वही है जो आप पीछे आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्यीय मोटर कितनी शक्ति उत्पादित करती है? जो हमारी त्रिज्यीय मोटर होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि मोटर 2 प्रकार की होती हैं, अक्षीय मोटर और त्रिज्यीय मोटर। तो जो हमारी अक्षीय मोटर होती है वो तो 2.5 किलोवाट तक की शक्ति को उत्पादित करती है। अब त्रिज्यीय मोटर जो होती है वो 18 किलोवाट तक की शक्ति को उत्पादित करती है। इससे क्या है, 18 किलोवाट तक की शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
और शायद यही आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाँ, यही आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द्रवीय प्रवर्तक निकाय जो हमारे हाइड्रोलिक एक्चुएटर होते हैं, द्रव से चलने वाले निकाय में प्रयुक्त पंप द्वारा कितना द्रव का दाब होता है, कितना दाब तक हम लोग इस मोटर से या इस एक्चुएटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होता है 5.9 मीटर पास्कल से लेकर 20.7 मीटर पास्कल तक होता है। इससे जो हम लोग दाब प्राप्त कर लेंगे, दाब जो इससे प्राप्त होता है वो 5.9 मेगा पास्कल से 20.7 मेगा पास्कल तक हम लोग दाब प्राप्त करते हैं। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने सारे क्वेश्चन मेरे साथ नोट कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं नोट किए हैं तो ये क्वेश्चन नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर के पहले आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक। अगर हमारे चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइबर, क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहेगी। पेपर की फुल इस चैनल पर तैयारी होगी। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, फुल तैयारी के साथ में पेपर तक इसी तरीके से वीडियोज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।